Hello everyone, my name is Prerna Singh. I'm an electronics and communication engineer and I've been allotted the Indian Administrative Services and the Uttar Pradesh cadre. So today I've been asked by DKT to talk about the overall strategy which I had during my prelims, mains and interview preparation while I cracked the exam. So we'll start with the prelim strategy. प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज़ वो पहला हर्डल है या पहला स्टेज है जिसको हमें क्रॉस करना होता है एंड तभी हम अगले स्टेज मेंस या इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये प्रीलिम्स का स्टेज ना ही ज़रूरी है फॉर द फर्स्ट टाइमर्स और फॉर द पीपल जिन्होंने एक बार भी प्रीलिम्स क्रैक नहीं किया है, बट ये उतना ही ज़रूरी है जो लोग मेंस दे चुके हैं या इवन इंटरव्यू दे चुके हैं। बिकॉज़ हम अपने बैचमेट्स में एंड अपने फ्रेंड्स जो कि एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए बहुत सुनते हैं कि उन लोगों का इंटरव्यू कॉल आया, इंटरव्यू देने के बावजूद वो प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाए। तो इस स्टेज को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रीलिम्स की एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगी कि हम लोग जो मेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं GS 1 to 4 एंड हम लोग जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनकी हमें प्रॉपरली NCERTs करनी चाहिए। तो वी स्टार्ट विद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल। इन सब की NCERTs हमें स्पेशली 11-12 की अच्छे से करनी चाहिए। इवन दो मैंने 6 to 12 सारी NCERTs पढ़ी, बट मुझे 6 to 10th उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगा बिकॉज 11th एंड 12th में वो काफ़ी हद तक कवर हो जाती हैं। तो NCERTs को अच्छे से कवर करके हमें उनके नोट्स बनाने चाहिए बिकॉज दैट हैज़ बिन माई स्ट्रैटेजी। मैंने हर चीज़ के NCERT के बहुत शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर को 1 या 2 पेजेस में बनाया सो दैट एट द लास्ट मोमेंट मैं रिविज़न कर पाऊँ एंड देन रिविज़न कर पाऊँ बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन। हर कोई सेम करता है, हर कोई सारी बुक्स पढ़ता है, सबका स्टडी मटेरियल भी सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है कि कौन लोग क्रैक करते हैं एंड कौन नहीं कर पाते एग्ज़ाम को। डिफरेंस इज़ आप कितना अच्छे से समझे हैं एंड आपने कितनी रिविजन्स की है, तो कितना आपको याद रहता है एंड फिर आप आंसर में अप्लाई कर पाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सो प्रीलिम्स में एक बार NCERTs करने के बाद हम हर सब्जेक्ट पे जाएंगे एंड हम देखते हैं कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स एंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो हिस्ट्री के लिए हम लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बट आई वुड सजेस्ट स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी जो अपने इनिशियल अटैम्प्ट्स में ही आउट ऑफ कॉलेज एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। बिकॉज़ अगर हम हर चीज़ को बहुत लेबोरियसली पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा एंड एग्ज़ाम निकलते निकलते बहुत टाइम लग जाता है। सो अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो द स्ट्रैटेजी शुड बी कि आप NCERTs 11th एंड 12th की कवर करके बेसिक बुक्स कवर करें। सो हिस्ट्री के लिए आई डिड मोहम्मद तारिक जो कि एक बहुत थिन सी बुक है बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो उसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपका कवर हो जाता है। एंड एंशिएंट मीडिवल हिस्ट्री के लिए आप NCERTs जो एक NCERT है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। सो मैंने टाइमलाइंस बनाई शुरू से लेके लाइक अगर मीडिवल हिस्ट्री है तो दिल्ली सल्तनत आया, उसके सारे किंग्स, देन मुगल्स आए, उसके सारे किंग्स, कैसे हमें किंग्स याद रहें, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस याद रहें। सो अच्छे से टाइमलाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स जहाँ पे हम हमारा छोटे छोटे हर ईयर में क्या हुआ है या छोटी छोटी चीज़ें लाइक द ऑगस्ट ऑफर और लाइक द माउंट बेटन प्लान एट्सेट्रा, इनको भी हम कैसे समझ सकते हैं आपको बहुत अच्छे से मोहम्मद तारिक में मिल जाएगा एंड बाकी एंशिएंट मीडिवल NCERT से कवर हो जाएगा। फॉर इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज आप नितिन सिंघानिया की बुक फॉलो कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस बुक एंड उसके अंदर आपको बहुत कलरफुल इमेजेस एंड क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सारा टेक्स्ट मिल जाएगा। कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना भी आप उसको रटना चाहे या पढ़ना चाहे, जब तक एक इंटरेस्टिंग तरीका नहीं होगा आपको मज़ा नहीं आएगा। तो जब आप पिक्चर्स होंगी उससे रिलेट कर पाएंगे, ये पहाड़ी पेंटिंग्स हैं, ये मधुबनी पेंटिंग्स है, ये कालबेलिया डांस है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एट्सेट्रा, तो वो सब बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। सो दिस बुक इज़ वन थिंग आई वुड रिकमेंड। इसके अलावा बहुत लोग कहते हैं NIOS पढ़ने को, CCRT पढ़ने को, मैंने भी ये सब पढ़ा,
बट अगेन मुझे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा जाए तो ये एक नितिन सिंघानिया की बुक एंड एक एनसीईआरटी है फाइन आर्ट्स की क्लास 11th की एनसीईआरटी विच आई वुड सजेस्ट कि ज़रूर पढ़नी चाहिए, बिकॉज वो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक टेम्पल आर्किटेक्चर, मुग़ल आर्किटेक्चर एट्सेट्रा, उसके बारे में आपको सेंसिटाइज करता है। प्लस उसकी जो एंड में ग्लॉसरी है वहाँ पे आपको इतने सारे कल्चर के टर्म्स मिल जाएंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। सो प्रीलिम्स आपका इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर मोर और लेस इन सोर्सेज से कवर हो जाएगा। सो द स्ट्रैटेजी विच आई एम आस्किंग यू टू फॉलो इज़ कि आप कम से कम बुक्स को पढ़ें, बट इन बुक्स के अच्छे से नोट्स बनाएं एंड इनकी 2, 3, 4, 5, 10 रिविजन्स करें। बहुत यूटोपियन कॉन्सेप्ट लगता होगा कि 10 रिविजन्स कैसे कर सकते हैं, बट जब आप अपने सोर्सेज कम रखेंगे एंड उनको बेटर कॉम्प्रीहेंड करने के लिए रिवाइज करेंगे तो 100% आपको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स भी ईजिली याद हो जाएंगे। Then we move to geography, which is again a very important subject because geography and environment साथ साथ चलता है and because prelims हमारा जो होता है वो Indian Civil Services and Indian Forest Service का दोनों का prelims सेम होता है, तो कहीं ना कहीं environment के questions बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में and उनको टैकल करने के लिए आपको geography की 11th 12th की 2 NCERTs ईच हैं, जिसमें फिज़िकल जोग्राफ़ी एंड सोशल जोग्राफ़ी आपको कवर करना है। क्लास 11th की जोग्राफ़ी है फिज़िकल एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके कई बार आई हैव गॉट डाउट्स कि लोग पूछते हैं कि क्या हमें वो हर लाइन में एक नया टर्म है, हर लाइन में एक नई ट्रिब्यूटरी है, रिवर की कावेरी की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, कृष्णा की 5 ट्रिब्यूटरीज है, क्या सारी याद करनी है? ऑल आई कैन गिव यू इज सिंपैथी। आप लोगों को सब कुछ याद करना पड़ेगा बिकॉज हम लोगों ने भी किया। अपने अपने मेथड्स ढूंढिए चीज़ें याद करने का, मैप पे प्लॉट करिए, बार बार प्लॉट करिए, इंपॉर्टेंट रिवर्स पे फोकस करिए। कोई रिवर न्यूज़ में आती है, किसी पे पोलावरम प्रोजेक्ट बन रहा है या नागार्जुन सागर डैम बन रहा है एट्सेट्रा, इन सब पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, बट आप लोग को ये सारे टर्म्स एंड लोकेशंस याद करने पड़ेंगे फॉर जोग्राफी। सो दैट इज़ वन एनसीईआरटी जो आपको एग्जॉस्टिवली करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू द इन्वायरमेंट पोर्शन, इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS अकेडमी का एक बहुत अच्छा बुक आती है जिसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे वे में उन्होंने सारी चीज़ें कवर की है। सो बी इट द क्लाइमेट चेंज, बी इट सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और बॉटनी एट्सेट्रा, सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। उसको बहुत अच्छे से करिए बिकॉज इट इज़ अगेन ऑल अबाउट आप कितना कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। येस, क्वेश्चंस लाइक क्या हमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पता होने चाहिए? येस, व्हाई नॉट। क्या आपको वल्नरेबल पता होने चाहिए, लीस्ट इंपॉर्टेंस वाले पता होने चाहिए? मे बी नॉट। अगर 6 शेड्यूल्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो क्या आपको सारे शेड्यूल के सारे एनिमल्स याद होने चाहिए? नॉट रियली, बट आप कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स या स्पीशीज़ या ब्रीड्स याद कर सकते हैं जो न्यूज़पेपर में मोर और लेस आपको मिलता रहता है। सो इससे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक हर साल एनुअल रिपोर्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। एक कर्सरी ग्लांस देंगे तो आपको मोर और लेस चीज़ें सिमिलर लगेंगी जो आपने पढ़ी है, कुछ नया लगे तो आप उसे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। एंड जोग्राफी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए चीज़ हो जाती है वेरियस लोकेशंस। सो वेदर दे आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को के द्वारा जो पब्लिश होती हैं, या फिर वेटलैंड्स हैं, रामसर कन्वेंशन के अंडर वेटलैंड्स कौन से हैं, या नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़। अगर आपको कभी भी लगता है कि अरे इसका कंटेंट नहीं मिल रहा है, इसको कैसे कवर करना है, तो एक बहुत सिंपल सी जगह है जहां आप जा सकते हैं, दैट इज़ google.com। यू कैन गो टू विकीपीडिया। विकीपीडिया पे आपको सारी लिस्ट मिलेगी जो आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं। जितना आप रिटेन कर सकते हैं उसको उतना ट्राई करिए करने का। एंड अगेन इनोवेटिव मेथडोलॉजी से आप कर सकते हैं। लाइक मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशंस करके करती थी तो उससे ज़्यादा रिटेंशन रहता है। आप किसी को लाइक इट्स ऑलवेज सेड कि आप रीड करते हैं तो उतना रिटेन नहीं होता है जितना डिस्कस करते हैं या किसी को पढ़ा देते हैं। सो इफ़ यू टीच समबडी, ज़्यादा रिटेंशन रहता है। सो दोज थिंग्स यू कैन फॉलो। एंड येस, आई वुड सजेस्ट कि हर रोज़ एवरी डे जब आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके साथ 10 मिनट ज़रूर निकालें जब आप सिर्फ एटलस को अपने सामने खोल लें एंड वर्ल्ड मैप एंड इंडिया के मैप को बार बार देखिए बिकॉज कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, यू नो, विच इज़ द स्टेट ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पेरिफेरी ऑफ इंडिया, और
इफ़ यू हैव टू गो थ्रू द इनलैंड वाटरवे 4 और इनलैंड वाटरवे 3, आपको कौन से स्टेट्स कवर करने पड़ेंगे। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी आप कवर कर पाएंगे अगर आप रोज़ एटलस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं एंड एनालाइज कर पा रहे हैं। देन नेक्स्ट वी मूव टू पॉलिटी which is the favorite subject for most of us, एंड पॉलिटी के लिए हम लोग 11th-12th की NCERTs कवर करेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को ज़रूरी है कि हम लक्ष्मीकांत को अच्छे से कर पाए। वी शुड नो कि हम लोगों को पार्लियामेंट वाला चैप्टर कवर करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी छोटी छोटी चीज़ें लाइक द क्वेश्चन आर, द ज़ीरो आर, या हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कवर करते हैं, या डिफरेंट कमिटीज़ हैं। सो हम लोगों को ये एस्टिमेट्स कमिटी, पैक एट्सेट्रा, ये सारी कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चैप्टर्स हैं लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एट्सेट्रा, इनको लाइक प्रियम्बल। सो हाउ व्हाट वी सी इज़ कि हर साल एक ना एक क्वेश्चन रिपीट होता है, या हर साल एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक विच ऑफ देम इज़ अ फंडामेंटल राइट, और लेट्स से कि एक कोई भी उन्होंने लाइन दे दी एंड उसको वो कहते हैं क्या ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, या ये प्रियम्बल से लिया गया है, या फिर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। सो इन सब चीज़ों को आप बहुत इजीली कर पाएंगे अगर आप जो लक्ष्मीकांत का एंड में जो अपेंडिक्स है उसके, उसमें हमें दिया होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या है एंड क्या फंडामेंटल राइट्स हैं एंड ऑल, इन सब को याद करिए। अगेन एक बहुत ही लाइट मूड में, एक बहुत ही अच्छा सा कुछ एक्रोनिम बनाते हुए, यू शुड रिमेंबर ऑल द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs एट्सेट्रा। Then we move to the next subject, that's economics. Economics के लिए there are a lot of books which people say कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो. I would just suggest that you, again, if you want to do smart work, stick to the basic books, that is the NCERTs. Class 11th NCERT is very nice because वो आपको social economic welfare perspective में strong बनाता है, and 12th has got all the technical concepts like balance of payment etc. सो वो सब चीज़ें कवर करते हुए इट इज़ बेटर कि कोई और बुक पढ़ने से पहले आप इकोनॉमिक सर्वे पे फोकस करें। आई रेड द 2016 वाला इकोनॉमिक सर्वे एंड 17 वाला ऑल्सो। So both the economic surveys have been very nice, especially the 16 one, because it will give you insights into almost every topic, be it agriculture, industry, or be it the twin balance sheet syndrome, or be it the universal basic income this year wala economic survey stresses upon. So all these topics, demonetization etc., ये सब topics जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, and all you need to focus upon is certain financial institutions like let's say World Bank है, AIIB है, NDB है, all of these you can again just go to Wikipedia and वहाँ से आप इनके working, इनका year of formation, member states etc. कर सकते हैं। तो इससे आपका prelims के लिए more or less cover हो जाएगा। Then next moving on to science and technology. For science जो हमें basic portion करना है वो हम NCERT से cover कर सकते हैं, class 10th NCERT would suffice, and for the technology aspect the Hindu has to be followed. So how to really read the Hindu and make notes, that is what I'm going to talk towards the end of the video. So हम लोगों ने अभी कवर किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जो भी न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहती है वो आप कवर कर सकते हैं। Also talking about certain dynamic disciplines like let's say polity, economics, science and technology, इसके लिए आप कोई apart from doing the Hindu, आप कोई भी current affairs follow कर सकते हैं। Like I followed Vision IAS Coaching Academy के current affairs which were very good, more or less कुछ भी छूट जाता था वो cover कर लेते थे, या किसी टर्म के बारे में मैं डिटेल में नहीं गूगल कर पाती थी तो वो वहाँ मिल जाता था, तो उससे आपका अच्छा सप्लीमेंट हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो डू द दृष्टि मैगजीन। सो अगेन देर इज दिस कोचिंग अकेडमी दृष्टि IAS, एंड initially I used to do all the magazines like Yojana, Kurukshetra, Down to Earth, EPW etc. and it used to be a big drag, मतलब टाइम नहीं मिल पाता था करने को, एंड आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने को। तो दृष्टि IAS अकेडमी की जो मैगज़ीन आती है मंथली, इसमें आपको जिस्ट मिल जाएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इन ऑल दीज मैगज़ीन्स आर कवर्ड देयर इन मोर और लेस 20-25 पेजेस, तो आप उसको ग्लांस थ्रू कर सकते हैं।
एंड उसमें अगेन बहुत अच्छे से उन्होंने अवेलेबल करा रखा है करंट अफेयर्स, सो दैट इज़ अनदर थिंग विच यू कैन फॉलो. सो अपार्ट फ्रॉम दी बेसिक सब्जेक्ट्स, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक्स होते हैं वो द हिंदू एंड विजन IAS के करंट अफेयर्स से कवर हो जाएगा. प्लस ये मैगजीन्स का जिस्ट भी आप दृष्टि कोचिंग अकेडमी की मैगजीन में यू कैन फाइंड इट. सो दिस इज़ मोर और लेस. Now, apart from the basic study material, we will be talking about how should your strategy be. So, let's say हम लोगों ने जनवरी में या दिसंबर में स्टार्ट किया. So, if we start preparing for prelims by this time, this is high time, you know, if the prelims is in June, this is high time that you should start preparing, because you would need good 4-5 months of preparation, especially if you're a first timer. So, आप स्टार्ट करने के लिए यू कैन obviously you're reading The Hindu regularly. Apart from that, Vision IAS current affairs almost 1 year के करिए. So पिछली बार let's say 18th जून को prelims था, तो इस बार पिछली बार का जो prelims था एंड इस बार का जो prelims है उसके बीच का पूरा 1 year का current affairs prelims point of view से आपको cover करना बहुत ज़रूरी है, because कहीं ना कहीं current affairs बहुत ज़्यादा dominate करता है हमारे prelims वाले पेपर में. So that is one thing. Also another smart strategy can be कि जो let's say जून में prelims है तो कहीं ना कहीं 1 or 2 months पहले prelims का एग्ज़ाम बन जाता है. So the paper is already set. So कहीं ना कहीं वो वाले questions बहुत ज़्यादा dominate नहीं करेंगे. So not that you should not cover those newspapers, you should, but जब आप अपनी last revision कर रहे हैं तो उसमें आप अपने आप को अप्रैल तक ही सीमित रखिए. सिर्फ उतने ही current affairs आप अच्छे से रिवाइज़ करिए thoroughly. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा अच्छे से स्टडी मटेरियल करने के बाद, रिवाइज एंड री रिवाइज करने के बाद, यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट्स. सो बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी 2 कोचिंग अकेडमीज़ के टेस्ट ज़रूर करें. लेट्स से आई डिड इट विद इनसाइट्स ऑन इंडिया एंड विजन IAS. तो इन दोनों के टेस्ट पेपर्स यू कैन ऑब्वियसली गेट देम टू योर होम ऑल्सो इफ़ यू वांट टू. अगर आप कहीं बहुत दूर रहते हैं, बाहर के स्टेट्स में रहते हैं जहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इन सब के आपको फ़ोटो कॉपीज़ मिल जाएंगी जो आप घर पे लाके यू कैन बाय देम एंड ब्रिंग देम एट होम एंड देन सॉल्व. या इनसाइट्स ऑन इंडिया का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन भी उनकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं. So and same goes for vision. So both the things you can join online and definitely do mocks. So it is important that you solve at least 20 to 30 paper. Let's say the prelims is in June. So it is important कि आप last की जो 2 months है prelims से पहले उसमें आप more or less 20 mocks करें every alternate day, or let's say twice a week आप एक paper कर रहे हैं, you know, in a perfect setup. So you sit there 1.5 hour or 1 hour 45 minutes में you do the paper. Then you also fill the bubbles in the OMR sheet. इसकी proper practice करिए, because time management is very important in the prelims exam. Also, one thing which we usually tend to avoid is the CSAT paper, especially people from mathematics backgrounds, engineers etc. हम लोग CSAT को बहुत lightly लेते हैं. See, CSAT has actually become a qualifying paper. All you need to score is 66 on 200, but what I have been noticing in the previous years is the trend is changing. So the papers have somewhat become, if not tougher, you know, it's not easy to complete it in the amount of time we are given. So it is better कि आपने कहीं ना कहीं mocks कर रखे हों. CSAT के mocks करिए. People who are not very well versed with English and mathematics, I would suggest that you definitely give 1 hour or 1.5 hour or let's say 2 hours to CSAT preparation, especially 2 to 3 months before the prelims. That should be the thing. So this is more or less about prelims. In the end, I would summarize by saying that you have to have the right study material, keep them limited, उनको बार बार रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, री रिवाइज करिए, डिस्कशंस करिए, सो दैट आपको बहुत अच्छे से रिटेन रहे.
एंड सेकेंड, अपने मॉक्स देते रहिए। जितने आप टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा आप कितना नेगेटिव कर रहे हैं या नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, तो शायद ज़्यादा अटैम्प्ट करने चाहिए। वो ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं 80 क्वेश्चंस, 80 to 85 क्वेश्चंस तो मिनिमम आप अटैम्प्ट कर पाएँ, बिकॉज अच्छी प्रेपरेशन है तो इतना अटैम्प्ट करना चाहिए विद मिनिमल नेगेटिव मार्किंग। So that should be the norm. So there are people who are preparing for forest services also, जिसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना अटैम्प्ट ज़्यादा रखें, बिकॉज एनी वे यू हैव टू स्कोर हायर, लेट्स से 120 130 में 2016 एग्ज़ाम जो मैंने दिया उसमें द कट ऑफ व रियली हाई। तो दैट इज़ वाई पहले से ही अपने आप को मॉक्स में इतना एबल बना लीजिए कि आप नेगेटिव मार्किंग कम रख पाए एंड अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाए। So this is more or less about the prelim strategy. Now we will move to the mains strategy. Now mains is a very important paper, and rather it is the favorite component for me when it comes to the whole civil services preparation. So here people say that prelims बहुत different होता है, mains बहुत different होता है. I am slightly of a different view. मुझे लगता है कहीं ना कहीं तीनों जो हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज, ये तीनों कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर हैं, क्योंकि 60 to 70% द सिलेबस इज़ सिमिलर, स्टडी मटेरियल इज़ सिमिलर, ऑल यू हैव टू चेंज इज़ योर स्ट्रैटेजी। जब आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, हर वन लाइनर पे, हर टर्म पे आपका कमांड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो टर्म क्या मीन करता है, वो लोकेशन क्या है। दोज वन लाइनर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, whereas in the mains you need to know essence of a topic, and then you need to have sound arguments, pros and cons, positive and negative arguments, etc. So this was about the prelim strategy. Next we move to the mains. There are a lot of people who say कि prelims mains interview बहुत different है, अलग तैयारी करनी पड़ती है, but I am slightly of a different opinion. I personally feel कि कहीं ना कहीं ये तीनों stages जो हैं एग्ज़ाम की, they are more or less same. हमारा 60 to 70% syllabus and study material same रहता है. All what changes is your strategy. All what changes is your perspective. So prelims में one liners become very important. Any term or location you really see becomes important because it can be asked. Whereas mains में you really need to know the essence of a topic. कोई question आता है तो arguments, sound arguments आपको present करने पड़ेंगे, positive and negative. So an interview आता है तो interview में again you need to be well read, well versed with various facts and arguments, but again it's all about providing crisp answers in a very lucid manner. So talking about mains, we start with GS1. GS1 में, like I've already mentioned about the study material, we have Indian history and culture जिनको हम उसी study material से cover करेंगे, and geography and society. Again the study material is same, but what needs to be changed is the way you write answers. Now talking about my GS1, I wrote answers which were very interesting. So I would always score very well in the Vision IAS test series also, which gave me an idea कि कहीं ना कहीं मैं final में अच्छा perform कर पाऊँगी because मैं test series में अच्छा कर रही हूँ. And why my answers were better or different from the others were because मैं history में diagrams बना रही थी. History is a subject which is very dry, and when you look at the examiner जो check करेगा आपका paper, उसको 15,000 people का 15,000 people make it to the mains and सबकी test copies हैं, तो एक examiner के पास भी बहुत thousands of copies आती हैं check करने को. And to really make yourself somebody totally different and to set yourself apart from the other people, what you can do is spice up your answers. So draw a lot of diagrams, you can draw timelines, you can, like for example there was a question comparing Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose. तो उसके लिए I had a comparison method जिसमें I drew a line in between and then I was trying to showcase different things. Then there was a question on women freedom fighters. So rather than just mentioning 3-4 of them, I mentioned 7, 8, 9 of them, and then I mentioned their contributions. So one particular woman and her contributions. So it is all about how well read you are and how innovatively you can present your answer. Moving to culture, culture mein you can always draw diagrams. If there is a question on stupa, you can draw a stupa, temple architecture, etc., etc. Always use diagrams in history to make your answers better. Talking about geography,
जोग्राफ़ी वॉज समथिंग हम लोग बहुत ज़्यादा स्टैटिक पढ़ते हैं, बट इस बार जोग्राफ़ी में क्वेश्चंस पूछे थे ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, देन वी वर आस्क्ड अबाउट द साउथ चाइना सी, वी वर आस्क्ड अबाउट these dynamic things. Also there were questions on air masses, on landslides, which are very static areas of the discipline. So in सब के लिए I almost drew one diagram per question. So when it was the question of micro watersheds, I drew the micro watershed atlas in the exam. जब question था साउथ चाइना सी का, so मैंने पूरा साउथ चाइना सी के लिए एशिया को मैप किया, देन चाइना को मैप किया, देन यू नो ऑल द कंट्रीज इन डिस्प्यूट उनको मैप किया, एंड डिफरेंट कलर से ये भी प्रेजेंट किया कि कहाँ कहाँ इशू है, किस आइलैंड पे कौन दो कंट्रीज़ को कन्फ्लिक्ट है, एट्सेट्रा. So apart from drawing diagrams or drawing maps, you have to have many points. Indus Water Treaty में उन्होंने पूछा था कि environmental, economic and political repercussions क्या होंगे. So rather than just giving 3 points or let's say 2 points each, I gave 5 to 6 points under every head, which makes it 15 to 16 points. So what I'm trying to make is I'm trying to make my answer multi-dimensional. मैं बहुत सारे dimensions add कर रही हूँ, political, economic, social, cultural, etc. So अपने आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल बनाए एंड डायग्राम्स लाए. दिस इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर ऑल द GS पेपर्स, बट स्पेशली फॉर हिस्ट्री एंड जोग्राफी. Moving to society, again society the topic which is very underrated, people usually don't prepare. तो society के लिए प्लीज़ 11th-12th की सोशोलॉजी बुक्स को ज़रूर करिए एंड अच्छे से थिंकर्स को प्रिपेयर करके उनका जिस्ट बना लीजिए कि थिंकर्स क्या कहते हैं, so that you can actually mention that in your answers. And there are certain topics like communalism, like religion पे divide है और etc etc. So इन सारे topics पे आप already प्री-फैब्रिकेटेड आपके आंसर्स होने चाहिए जिनको आप एज सच अपने एग्ज़ाम में अपने टेस्ट पेपर में डाल सकते हैं. देन मूविंग टू GS2. GS2 मोर और लेस इज़ अबाउट पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस एट्सेट्रा. तो इसके लिए माई स्ट्रैटेजी वॉज अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत, नाउ आई रेड 2 more additional books. That was Subhash Kashyap ki Our Constitution and Our Parliament, which gave me really good insights into the whole political administrative system. So this is one thing you can do. Apart from that, हम लोगों को constitutional provisions like fundamental rights, fundamental duties, DPSPs और preamble के objectives etc. All of this we can incorporate in our answers to make our answers more relevant and more based by good facts. So and जब भी कोई debated topic के बारे में पूछा जा रहा है और maybe your opinion is asked, always try and play safe. Give a very balanced answer. You should have pros and cons, and then in the end a balanced answer, or even if you're trying to put your opinion, it should not be an extreme one. उसी से बहुत ज़्यादा helpful होगा आपको. So पॉलिटी के लिए more or less यही है, and international relations is such a vast subject कि आपको उसके लिए द हिंदू आप पढ़ रहे हैं, usually योजना आ जाती है, या there are some nice magazines जो international relations के बारे में बात करती है. The best thing is try and weed out the irrelevant things. So at times there are trivial topics being talked about, और at times कुछ ऐसे countries के साथ relations है जो important नहीं है. तो जहाँ इंडिया इम्पॉर्टेंट है, जहाँ इंडियन पर्सपेक्टिव है, इंडियन भूटान रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा. सो इन सब को करना ज़रूरी है. इट शुड नॉट बी इम्पॉर्टेंट कि US क्यूबा में रैप्रोचमेंट हुआ, ओके यू कैन नो अबाउट इट, बट इट माइट नॉट बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द मेन्स पर्सपेक्टिव. सो ऐसी चीज़ों को वीड आउट करके फोकस योर अटेंशन ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम इंडिया के रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़, आपको ज़रूरी है पढ़ना कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या न्यू चीज़ें चल रही हैं. लाइक यू हैव AIIB, यू हैव NDB, यू हैव TTP कमिंग अप, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो इन सब चीज़ों को ढंग से फॉलो करना. एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेन आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएंगे, आपको अच्छी मैगजीन्स में मिल जाएंगे, उससे अच्छे आंसर फॉर्मुलेट कर लीजिए पहले ही. बिकॉज अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चंस आते हैं इन द फाइनल एग्ज़ाम मेंस में, वो आपको कहीं ना कहीं पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट मिक्स एंड मैच एंड मैनूवर इन बिटवीन एंड राइट अ गुड आंसर. Then moving to GS3. Now GS3 has a variety of topics. It's got economics.
इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एंड इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए आई विल टेल यू मेन सोर्सेज क्या हैं. For disaster management, you can do the ARC report, which is very good, which will give you innovative methods कि आप floods को या earthquakes को कैसे tackle कर सकते हो. तो issues also and strategies to tackle these disasters. Then coming to environment and climate change, उसके लिए हमने शंकर IAS वाली जो बुक की है उसी को री-रिवाइज करेंगे एंड environmental perspective डालेंगे किसी भी आंसर में. ऑल्सो आप अपने आंसर्स में SDGs को यूज़ कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सो इससे आपका आंसर और बेटर बनेगा एंड कहीं ना कहीं SDG 1 to 17 इट्स नॉट वेरी टफ. आप एक अच्छे से मेथड से याद कर सकते हैं. जैसे मैंने सारे 17 याद किए थे, बहुत इजी है याद करना. एंड पॉवर्टी, एंड हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन इक्वालिटी, दीज आर द फर्स्ट 5 SDGs. तो ऐसे ही आप कोई ना कोई एक्रोनिम बना के या एक लिंक बना के फ्लो में याद कर सकते हैं एंड उन्हें हर आंसर में डालने का ट्राई करिए. योर आंसर्स विल बिकम बेटर. देन मूविंग टू इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में अपार्ट फ्रॉम डूइंग द इकोनॉमिक सर्वे एंड द हिंदू कॉम्प्रिहेंसिवली, आप फोकस कर सकते हैं अपने आंसर में वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन डायग्राम से करिए एंड उसके अलावा कुछ स्टैटिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारे वेरियस रिपोर्ट्स आती हैं, उनको कोट करिए. अमर्त्य सेन की बुक्स को कोट कर सकते हैं. देन यू कैन कोट वेरियस इंडाइसेस लाइक वी हैव लेट्स से द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स है, हाउ इज़ इंडिया फेयरिंग ऑन इट, उसके 10 पैरामीटर्स हैं. सो मोर और लेस द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी ऑन इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि दैट इज़ वन एरिया विच इज़ लैकिंग. सर्विसेज एग्रीकल्चर में वी आर डूइंग वेल, सो इसको हम फोकस कर सकते हैं. ऑल्सो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो इसको बिल्कुल भी लाइटली ना ले. क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, इरिगेशन सिस्टम्स हैं, इन पे बेसिक चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं जिस पे अगर यू एंड अप स्कोरिंग 5 एंड आई एंड अप स्कोरिंग 7, सो देर आर बेटर चांसेस ऑफ द पर्सन स्कोरिंग 7 मेकिंग इट टू द लिस्ट एंड द अदर नॉट. इवन दो 5 इज़ अ गुड स्कोर एंड आपको भी बहुत अच्छे से आता था, बट वो जस्ट कुछ चीज़ों को बेटर लिख पाने की वजह से यू मेक इट टू द लिस्ट एंड देर इज़ द कंप्लीट डिफरेंस. सो ऐसे हम इकोनॉमिक्स को कर सकते हैं. देन अगेन कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है एंड अपने आंसर्स में हम टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ ला सकते हैं. वी कैन रियली ब्रिंग economic development and social welfare angles to the technological questions. Like I was asked about space applications का क्या benefits हैं या nano technology. तो different multi dimensional answer को बनाएंगे, different dimensions दीजिए and उसके अलावा try bringing in diagrams etc. So it will make your answer better. So GS3 का last element है security. सिक्योरिटी के लिए कई बार हम लोग को लगता है कि करंट अफेयर्स ही इनफ है, हम लोग सिर्फ BSF जवान वाला जो एपिसोड हो गया उसको कवर कर ले या सियाचिन को डीमिलिटराइज करना चाहिए, सारे इश्यूज़ करंट अफेयर्स में आ गए तो इन्हीं को प्रिपेयर कर ले. बट ये भी ज़रूरी है कि हम उसका स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से पढ़ पाएँ. स्टैटिक पोर्शन के लिए TMH की एक बहुत अच्छी बुक है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस करके, जो आपको जो बेसिक टॉपिक्स हैं लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, आर्म्ड फोर्सेस, डिफरेंट एरियाज़ में कौन सी फोर्सेस मैन करती हैं इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से एक जगह पे मिल जाएगी. इट इज़ अगेन अ वेरी थिन बुक विच आई हाईली रिकमेंड वन शुड रीड. तो इस बुक से आप स्टैटिक पोर्शन कवर करिए एंड उसमें वैल्यू एडिशन करिए एंड करंट अफेयर्स का वैल्यू एडिशन करके यू कैन अगेन डू वंडर्स विद योर आंसर्स इन सिक्योरिटी. Now coming to the GS4 paper, ethics. Now ethics is a very important paper. Also ethics is one, my whole strategy was कि मैं ऐसे ethics and अपने optional को maximize करूँ, because कहीं ना कहीं GS 1 to 3 is are subjects जो dynamic भी हैं and कहीं ना कहीं everybody more or less ends up getting same marks. Like हम सबके कहीं ना कहीं 110, 120 की range में marks आते हैं when we make it to the list. But what will set you apart, what will give you that extra leeway would be the optional, the ethics and the essay paper. So ethics के लिए my strategy really worked and I ended up getting a good score of 123 also. So ethics is something जिसको बहुत meticulously पढ़ना पड़ेगा. Ethics paper के दो parts होते हैं, part A and part B. Part A is more or less about question answers
एंड पार्ट बी इज़ अबाउट केस स्टडीज़. तो दोनों को वी हैव टू नेल इट टू मैक्सिमाइज आवर स्कोर. सो पार्ट ए के अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कैसे डील करेंगे. यूजुअली एथिक्स के लिए कोई बहुत अच्छे सोर्सेज नहीं मिलते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हर टॉपिक को, लाइक मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, करप्शन एट्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स बहुत ईजिली प्रिपेयर्ड थे. ऑल्सो देर आर थिंकर्स लाइक सोक्रेटिस, प्लेटो, जॉन रॉल्स एट्सेट्रा. इन लोग की थ्योरीज पूछ ली जाती हैं, या एसेंस ऑफ देयर थ्योरीज और देयर एप्लीकेशन, ये सब जब क्वेश्चंस आते हैं, so you need to be very well versed with the thinkers, Indian thinkers and Western philosophers. इन दोनों के सारे thinkers को आप उनकी ideology and उनकी teachings का gist बना लीजिए. so 2-3 lines में अगर आप gist बना लेंगे, because कभी भी question UPSC में ये नहीं आएगा कि वो कहते क्या हैं, concept क्या है. they will always ask you the application in today's arena. so उसके लिए आप उस जिस्ट को यूज़ करिए 2 लाइन में, एंड अपना ओपिनियन या अपना एनालिसिस प्रेजेंट करिए. सो दैट इज़ हाउ इल हेल्प. अगेन डायग्राम्स इज़ वन थिंग विच बहुत सारे मैंने डायग्राम्स बनाए अपने हर आंसर में. यू कैन ड्रॉ फ्लो चार्ट्स, यू कैन ड्रॉ साइक्लिक डायग्राम्स एट्सेट्रा. वो आपके आंसर को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं. Another thing which I use, let's say we were asked about the difference between governance, e-governance and good governance. So apart from those standard definitions ki e-governance is nothing, use of ICT to make G2B, G2G, G2C processes more open, accountable and transparent, etc., efficient, etc. So apart from this, what you can do is you can use this sun diagram. So what I used to do was write one thing in center. Let's say good governance के 8 examples देने हैं या 8 parameters क्या हैं. So I would write good governance and write it in a circle. Then I would make strokes out of it, and in the other bubbles I would write openness, accountability, transparency, responsibility, etc. जो भी parameters हैं. So this just gives a diagrammatic representation of something which you could have written in various lines or in point format. So this just makes your answer थोड़ा different. इसके अलावा अब आप लोग को बहुत अच्छे से ARC रिपोर्ट पढ़नी चाहिए जो एथिक्स पे है. आई थिंक इट्स दी 4th रिपोर्ट. सो उसको पढ़ेंगे तो उसके भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने आंसर्स में ला पाएंगे. दी ओनली थिंग विच विल सेट यू अपार्ट इज़ कि आपके आंसर्स कितने क्वालिटी हैं, आप कितना थिंकर्स को कोट कर पा रहे हैं अपने आंसर्स में, एंड आप कितना आप कितना ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स दे पा रहे हैं, फैक्ट्स दे पा रहे हैं. लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को कोट कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट दे दिया, कहीं justice, liberty, equality, preamble का दे दिया. So all of these things you have to quote in your ethics answers also and make them multi-dimensional. कई बार क्वेश्चन बहुत ओपन एंडेड होंगे. What does ethics mean to you? So this is the place where you can really hit a sixer. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना कोई पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या कोई कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे वो उसका इन दोनों को बेसिस लेते हुए या इन दोनों का सपोर्ट लेते हुए एक बहुत अच्छा आंसर स्टोरी फॉर्मेट में या एक इनोवेटिव फॉर्मेट में आप ड्राफ्ट कर पाएँ. देन मूविंग टू पार्ट बी, दैट इज़ द केस स्टडीज़ विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. उसका पूरा हाफ वेटेज होता है एग्ज़ाम में, एंड उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी डेवलप की थी, जो कि मेरे मेंटोर्स एंड ऑल ने भी मुझे हेल्प किया कि कैसे हमें करना चाहिए. तो एक बहुत ही सिंपल मेथड है. आप कोई भी केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले उस केस स्टडी का जिस 2 वर्ड्स में एज अ टॉपिक दे दीजिए कि लेट्स से दैट इट वाज अबाउट ट्राइबल राइट्स वर्सेस डेवलपमेंट, सो वी कैन ऑलवेज से राइट्स वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट. ये टॉपिक देने के बाद आई विल गो वेरी methodically as in मैंने 2 लाइन्स में बता दिया what is the ethical dilemma. Okay, so there are tribal rights which are being infringed. अगर आप उनका लैंड एक्वायर करते हैं, उनका रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन कराना ज़रूरी है. बट ऑन दी अदर साइड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपके लिए डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर वो एरिया डेवलप नहीं होगा तो इवन फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन और फॉर द अदर पॉपुलेशन ऑल्सो कंट्री वोंट बी एबल टू ग्रो. सो इकोनॉमिक वेलबींग प्लस सोशल वेलबींग दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए.
ये बताने के बाद आई मूव टू टू थिंग्स, फिलोसफिकल डायमेंशन एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन। फिलोसफिकल डायमेंशन में मैंने किसी फिलोसोफर को कोट किया, लेट्स से वी कैन कोट महात्मा गांधी के 7 सिंस में से कोई एक, और वी कैन कोट कलाम जी, और वी कैन कोट सम वेस्टर्न मॉरल थिंकर जिनकी जो आइडियोलॉजी थी वो इस डिबेट में परफेक्टली मैच करती है। तो उनका उसका जिस्ट भी हमने 2 लाइन में दे दिया। देन वी कम टू साइकोलॉजिकली। सो इसमें हम कंटेम्प्रेरी कोई डेवलपमेंट है, करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक चल रहा है, या फिर हम लोग के पास कोई पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल है, तो हम उसको कोट कर सकते हैं। एंड हमारे कहीं ना कहीं अब आंसर की 3 चीज़ें बन गई है। सो द इंट्रोडक्शन, एथिकल डिलेमा, द फिलोसफिकल एस्पेक्ट एंड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। देन 4th पॉइंट वुड बी, मैं वैल्यूज़ कौन से इन्वॉल्व हैं उनके बारे में बता रही हूँ। सो आई टेल अबाउट वैल्यूज़ ऑफ प्रूडेंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, बट ऑल्सो वैल्यूज़ ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन, राइट, बिकॉज ट्राइबल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग उनको प्रमोट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, rather than just simply acquiring their land. So all these values you can mention, and now you can go about the question. So this gives you a solid introduction, and जब आप अपना question start करते हैं, let's say there are 2 questions in that particular, 2 sub questions in that particular question, तो हर question को address करते हुए पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करिए, एंड ट्राई करिए 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 5, 6, 7 जितने भी ज़्यादा आप पॉइंट्स ला सकते हैं उतने पॉइंट्स आप एक आंसर में ज़रूर लिखिए। अपार्ट फ्रॉम गिविंग दिस आंसर, लाइक आई मैंशनड, कोई भी कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या कोई एक्ट है, सो एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ऑल ऑफ दिस यू कैन मैंशन, certain values and provisions you can mention। तो इससे आपका आंसर कहीं ना कहीं बहुत ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, which is very important, rather than giving loose और free arguments या अपने opinions देने से better है कि provisions को and acts को quote करिए, so that your answer becomes really quality answer। and towards the end अपना approach बताते हुए you can always end it on a high note through a way forward। वे फॉरवर्ड में अगेन यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम, लाइक आई रिमेंबर ट्राइबल राइट्स वाले क्वेश्चन में आई जस्ट ड्रू 2 पैचेस ऑफ लैंड्स। सो एक पैच पे मैंने दिखाया कि हाउ ट्राइबल्स आर स्कैटर्ड एंड डेवलपमेंट के लिए हमें लैंड एक्वायर करना बहुत मुश्किल होगा। सेकेंड में हाउ आई एम शोइंग इज़ उनको कैसे लार्जली जो डेंसली पॉपुलेटेड ट्राइबल पॉकेट्स हैं उनको हमने एक जगह पे रखा, एंड जो कम पॉपुलेटेड हैं उनको कैसे हम दूसरी जगहों पे रिलोकेट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन क्लियर एरियाज एंड देन ब्रिंग अप एन इनोवेटिव मॉडल कि हाउ अ प्राइवेट एंटरप्राइज कम्स अप देयर एंड वो उन लोगों को एम्प्लॉय भी करे, उन लोग के कल्चर को प्रिजर्व भी करे, एंड कहीं ना कहीं उन्हें बेटर लाइवलीहुड एंड बेटर वे ऑफ लाइफ अवेल करने का मौका भी दें। सो ऐसी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली अ वे फॉरवर्ड शुड हैव अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जहाँ पे आप बता सकते हैं कि ऑलरेडी द गवर्नमेंट हैज़ लार, लेट्स से द लैंड एक्विजिशन एक्ट विच इट हैज़, और यू कैन मेंशन अबाउट सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, देन यू कैन टॉक अबाउट द कंसेंट क्लॉज। सो ऐसी चीज़ें देखिए आप अपने आंसर को बहुत ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। सो इट इज़ बेटर कि आप पहले ही केस स्टडीज़ अपनी प्रिपेयर्ड रखें, उनके आंसर्स होने चाहिए, एंड ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट मिक्स एंड मैच। बहुत सारे थिंकर्स हैं, कौन सा किस केस स्टडी में फ़िट होगा वो आप मेंशन कर सकते हैं। अपने पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल्स कीप देम हैंडी सो दैट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ आर देयर, इंटेग्रिटी, कंपैशन एट्सेट्रा। इनको कैसे आप अपने पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन वैल्यूज़ को समझा सकते हैं। सो इससे यू विल बी एबल टू डू रियली वेल। It was a very plain strategy which really helped me in the ethics paper. So this is about ethics. Now coming to the essay strategy. Essay is again a 250 marks paper which is very important. So not only कि आप एक अच्छा essay लिखें, it should be important कि वो interesting है, वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत हाई फाई लैंग्वेज या बहुत सारे फैक्ट्स डाल के या कोट्स डाल के आप एक अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते ऐसे में। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आई रोट एन essay ऑन इनोवेशन, हाउ इनोवेशन कैन हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। सो उसके अंदर
इंट्रोडक्शन वॉज बेसिकली हाउ एक स्यूइंग नीडल से हम क्लॉथ पीसेस को स्टिच करके शिप्स बना सकते हैं, एंड वी कैन ट्रैवल अक्रॉस बाउंड्रीज, डिस्कवरिंग न्यू लैंड्स एट्सेट्रा. And apart from that, giving definitions, lucrative definitions of innovation, technology, etc. So मैंने अपने essay को 3 dimensions में divide किया so that मैं बहुत सारे dimensions ला पाऊँ. First was agriculture, then industrial perspective and the tertiary sector perspective. Tertiary sector में ही, so because ये economic and social perspective वाला essay है, तो political aspect घुसाने के लिए मैंने टर्शरी सेक्टर में ही 2 सर्विसेज दिखाई, एक इकोनॉमिक टर्शरी सर्विसेज एंड एक पॉलिटिकल सर्विसेज. सो एग्रीकल्चर में देन आई टॉक अबाउट इनोवेशन, यू नो, छोटी छोटी चीज़ें, ई नाम है, देन यू हैव ड्रोन टेक्नोलॉजी, UAVs हैं आजकल क्रॉप असेसमेंट के लिए, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कैसे हेल्प करते हैं. इंडस्ट्री में आई गो टू टॉक अबाउट ई-बिज़ प्रोजेक्ट एट्सेट्रा. देन सेम फॉर टर्शरी सेक्टर एंड पॉलिटिकल एरिना. Then I moved to the social sector where I again divided my essay into health, education, human resource and vulnerable sections. So it is always important कि आपको जब भी ऐसा कोई essay मिल जाए जहाँ पे आप अपना empathetic side दिखा पाएँ कि कैसे vulnerable sections के लिए, for the disabled, for the poor population, for the marginalized, for the transgender etc. all in community के लिए innovation क्या कर पाया है. तो ये सब मैंने अपने essay में elaborate किया. Then there was health education, like I've talked about, कि let's say NEHA है, the National E-Health Authority, the E-Health records. Then there is telemedicine, what a big innovation it was, कि remote areas हैं, tribal population है, कैसे उसे हम cover कर पाए हैं through video conferencing. Education में again we have the MOOCs, the massive open online courses, SWAYAM etc. तो सारे technological revolutionary आइडियाज़ जो रहे हैं, जिन्होंने इन सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवाया है, उन सब के बारे में मैंने मेंशन किया. एंड देन इन द एंड कंक्लूजन में मैंने इंडिया विजन 2035 दिया, जहाँ पे रोबोटिक सर्जरीज़ की बात होती है, जहाँ पे वेरी एडवांस्ड क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर की बात होती है. तो उस सब से मैंने अपना ऐसे एंड किया. एंड ऑल्सो कपल ऑफ थिंग्स विच आई फॉरगॉट टू मेंशन वाज द गूगल एंड याहू का जो एक डेबिकल हुआ था, कि कैसे याहू इनोवेट शायद उतना नहीं कर पाया, इसलिए वो कहीं ना कहीं गूगल टुक द स्टेप फॉरवर्ड एंड आज टुडे इज़ अ बिग ब्रांड नेम. एंड ऐसे ही यू कैन अगेन मेंशन कि कैसे न्यू इनोवेशंस आ रहे हैं, लाइक अमेज़ॉन, लाइक ई-कॉमर्स मार्केट्स एट्सेट्रा. सो there are a lot of innovations happening which is simplifying एक normal human की life and which is definitely catering to development needs in the country. So this was more or less about my essay. So in the end all you need to know is कि अपने essay को multi dimensional बनाइए, उसको अच्छे facts, constitutional provisions या statistics से objective बनाइए, and try and give as much of illustrations and wherever possible diagrammatic representation etc. And yes, again it's important कि आप टाइम लिमिट को ब्रीच ना करें. दोनों एसेज के लिए माइंड मैप बनाने पे ज़्यादा फोकस करें. लेट्स से हाफ एन आवर 40 मिनट्स यू गिव टू द माइंड मैप, एंड लेट्स से 30-40 मिनट्स में आप अपना ऐसे कंप्लीट करते हैं. दोनों एसेज को 1.5 आवर ईच दीजिए, बिकॉज दोनों में अच्छा स्कोर करना इज़ इम्पॉर्टेंट, सो दैट यू कैन पुश योर स्कोर टू दैट 150-160 एंड एन essay कैन रियली गिव यू एन एज एंड मेक यू, you know, get selected in the service of your choice. So that was about essay. Thank you so much, and if you have any doubts you can comment in the comment section below. So please like, subscribe and share Delhi Knowledge Track. All the best.